रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। For more info, log on to www.radioudan.com. Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. Hi, this is Shruti Seth, and you're listening to Radio Udan, a flight of life. नमस्कार श्रोताजन, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम अपने नियमित श्रोताओं के लिए एक खास परिचर्चा लेकर आए हैं। मैं मौसमी देव, नेवी चिल्ड्रन स्कूल कोच्चि की शिक्षिका, जो संगीत, कला, शिल्प और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने का विशेष शौक रखती हूँ। आज आपके समक्ष स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से उपस्थित हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कमिंग टुगेदर एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य समुदाय की उस महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर बच्चों, युवा, वयस्कों और विकलांग व्यक्तियों के परिवारों के समर्थन में निभाई जाती है। एक व्यापक श्रोता वर्ग तक पहुंचने के लिए हम अपने रेडियो सहयोगी के साथ मिलकर अभिभावकों, देखभाल करने वालों और पेशेवरों के साथ संवाद आयोजित कर रहे हैं। रेडियो उड़ान एक विकलांगता समुदाय का रेडियो स्टेशन है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। ये उन्हें अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारे साथ आज एक सम्मानीय अतिथि भी मौजूद है, श्रीमती नलिनी श्रीवास्तव। 18 वर्षीय कबीर की मां है। कबीर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। नलिनी जी लखनऊ निवासी है। पेशे से अध्यापिका, प्रकाशित लघु कहानियों और कविता लेखिका, पॉडकास्टर और दिव्यांग बच्चों के माता पिता की पेरेंटिंग कोच भी है। इनका बेटा कबीर बीए सेमेस्टर 1 का छात्र है और लेखक और मनोवैज्ञानिक बनना चाहता है। नलिनी जी की ऑटिज्म के साथ की यात्रा जब कबीर 2.5 साल का था और अब कबीर के आत्मनिर्भर होने की यात्रा के साथ ये अन्य अभिभावकों की इस यात्रा में सहायता करने में विश्वास रखती है। ये यात्रा कम्युनिटी यानी सामुदायिक स्तर पर ही सफलतापूर्वक संभव है। तो अब मैं नलिनी जी का स्वागत करना चाहती हूँ। नमस्ते नलिनी जी। नमस्ते मौसमी। आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के अवसर पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया, मैं लखनऊ निवासी हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है। मैं शिक्षिका हूँ इतिहास और अंग्रेजी की, तो ज्यादातर मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अपनी मातृभाषा में तो सभी निपुण होने ही चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस हिंदी दिवस के अवसर पे मुझे आपने चुना है इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा लगा आपसे आपके बारे में कुछ ये जानते हुए। तो जैसे कि हमारा इस महीने का सितंबर महीने का थीम है सेल्फ केयर यानी अपनी देखभाल। तो नलिनी जी, इस संदर्भ में आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल मौसमी। ठीक है, तो धन्यवाद नलिनी जी। तो जो पहला प्रश्न है वो है सेल्फ केयर के बारे में। आपकी राय क्या है, जैसे कि विशेष रूप से जब ये हमारे थीम का एक हिस्सा भी है? ये तो एक बहुत अच्छा कदम है कि आपने इसको थीम का हिस्सा रखा है
और इसको तो हर एक के घर का, हर एक दिन का हिस्सा होना ही चाहिए। सेल्फ केयर यानी अपनी देखभाल करना, यहाँ पे स्पेशली जो केयर गिवर्स हैं यानी कि देखभाल करने वाले हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, परिवार के अन्य लोग हो, मित्रगण हो, उन सभी की बात है। अगर आप किसी का खास तौर पे ध्यान रखना चाहते हैं और अगर ध्यान नहीं भी रखना चाहते तो सेल्फ केयर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये कहते हैं कि जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर केबिन में दबाव कम होगा तो आप जो है ऑक्सीजन मास्क जो है अपने लगा लें, लेकिन दूसरे के लगाने के पहले अपने लगाएं। तो वही बात यहाँ पे है कि हमारे बच्चों की या दिव्यांग जन की देखभाल करने से पहले हमारे लिए अपना ध्यान रखना, अपनी देखभाल करना, वो भी मानसिक और शारीरिक तौर पे दोनों पे बहुत ही आवश्यक है। जी जी, आपने ये सही कहा कि दूसरों का ध्यान रखने से पहले हमें सबसे पहले अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना? तो हमें आशा है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं को बहुत सहायक होंगी। तो नलिनी जी, और साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर माँ खुश है तो घर खुश है, घर के सभी सदस्य खुश है। तो जब आपको पता चला कि आपका बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, तो आपने इस सच को कैसे स्वीकार किया और अपनी देखभाल उस संदर्भ में कैसे की? हाँ, तो इस विषय पे सभी पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स एग्री करेंगे, मानेंगे कि जब पहली डायग्नोसिस होती है तो हमको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो मेरे लिए भी ये मानना बहुत कठिन था कि मेरा एक ही बेटा है और उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। मैं डिप्रेशन में, अवसाद में चली गई। लगभग 1 साल मैं जूझ रही थी खुद से कि मैं ये डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करूं। मेरे पति इस मामले में ज्यादा प्रोग्रेसिव निकले, उन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया और हम दोनों ने मिलके हालांकि कबीर की थेरेपी शुरू कराई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो विमान का रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए ऐसे एक जगाने वाला अलार्म बेल था और मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक मैं खुद सही नहीं होंगी, मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगी, तब तक जो है मैं कैसे कबीर का ध्यान रख पाऊंगी। मेरी तो दुनिया ही वही होने वाला था, एक ही बेटा है मेरा। तो तुरंत ही मैंने अपने डॉक्टर की मदद से मनोवैज्ञानिक और काउंसलर दोनों को कंसल्ट करना शुरू किया और उसके बाद मैं और कबीर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम के ये यात्रा शुरू की और मेरे पति साथ में ऑफ कोर्स हमेशा रहे। तो इस तरह से फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। तो फिर हम उसी बात पे आते हैं कि सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, अपनी देखभाल करना तब बहुत ही जरूरी है, अथवा जो है वो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। जी जी, जैसे कि अभी आपने कहा है कि आपका एक ही बेटा है और आप अवसाद की दशा में चली गई थी, तो आपके मन में तो ये सवाल जरूर आया होगा कि हमारे बाद हमारा एक ही बच्चा है तो उसका क्या होगा, है ना? तो क्या ये सवाल आपके मन में भी आया है? तो अगर आया है तो क्या आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, ये सवाल जरूर मेरे मन में आया। मुझे लगता है वैसे भी अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे माता पिता की आयु बढ़ रही हो और बेटा या बेटी, बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा ना हो, तो उनको भी ये चिंता होती है कि हमारे बाद क्या। और हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए तो ये चिंता हमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें ये यकीन नहीं होता कि हमारे जैसा ध्यान हमारे बच्चों को कौन रख सकेगा। तो मैं और मेरे पति दोनों ही चिंतित थे और मैंने उन दिनों नौकरी छोड़ रखी थी ताकि मैं पूरा ध्यान कबीर पर दे सकूं। और वो सिर्फ 2.5-3 साल का था। सफर बहुत लंबा था, थेरेपीज, डॉक्टर आदि का खर्चा भी बहुत था। तो अब ये सब के साथ ये चिंता और बढ़ गई कि इसको आत्मनिर्भर बनाना है कि कल को जब हम ना रहें तो हमारा बेटा किसी पे निर्भर ना हो या वो क्लूलेस नहीं हो जाए, उसको ये ना समझ में आए, दिशाहीन ना हो जाए कि अब मैं अकेले कैसे रहूंगा।
तो मैंने जो है थेरेपीज के साथ साथ उसको लाइफ स्किल्स सिखाना शुरू किया, जैसे कि बेसिक खाना बनाना। 5-6 साल हो चुके हैं जब से कबीर खाना बनाना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मल्टीपल डिशेस बना सकता है, लेकिन वो भूखा एक टाइम भी नहीं रहेगा, इतना तो मैंने उसको सिखा ही दिया है। साथ में उसका अपना शौक भी है कि उसने वो कहता है कि आप मुझे आज ये सिखाइए वो सिखाइए, तो उसको खाना बनाना नाश्ता बनाना सब आता है, भूखा नहीं रहेगा वो। और हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना ताकि वो बीमार नहीं पड़े, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में गुड टच बैड टच का आइडिया, ताकि वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार नहीं हो, क्योंकि एक शिक्षिका होने के नाते और वैसे भी अगर आप समाज में आसपास देखें तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ही चिंता वाला है। तो मैंने उसको गुड टच बैड टच, सेफ सर्कल, मतलब आपके परिवार के कौन से लोगों के आप पास जा सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड सर्किल है या और लोग हैं, तो किनको बहुत पास आने देना है नहीं आने देना है, वो सेफ सर्किल भी मैंने उसको सिखाया। उसके बाद जब वो क्लास 1 में आ गया तो उसके बाद उसका फुल टाइम स्कूल शुरू हो गया था, तो मैंने अपना नौकरी जो है वापस शुरू कर दी। तब तक हम 6 साल के लिए पुणे में थे, तो अब वापस फिर लखनऊ आ गए 2013 में। और मैंने जब जॉब रिज्यूम की तो मैंने ये कोशिश की कि जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहां पे ही उसी स्कूल में मैं रहूं, या इसको आप विपरीत भी कह सकते हैं कि जहाँ मैं पढ़ा रही होती थी कबीर का एडमिशन मैं वहीं कराती थी। तो क्लास 8 तक ऐसा ही रहा, भले ही वो जूनियर सेक्शन में होता था, मैं सीनियर सेक्शन में होती थी, पर मैं हमेशा आसपास कहीं होती थी अगर कोई भी जरूरत पड़े। तो इस तरह से ये जर्नी थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग में एटलीस्ट होते थे। और जब वो क्लास 8 में आ गया तो उसके बाद उसको और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने अलग स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ताकि वो मुझे ही ढूंढता ना रहे। उसके बाद 11th-12th उसने NIOS से किया और आज वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज से BA कर रहा है। तो इस तरह से उसको मैंने साथ में अकेले रहने की भी आदत डाली है। वो 7, 8, 9, 10, बल्कि लास्ट ईयर जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं अस्पताल में थी तो वो रात को भी अकेले रहा है। तो वो आदत भी डाली, सुरक्षा के साथ कैसे अकेले रह सकते हैं। थैंकफुली हमारे यहाँ बहुत सारे डॉग्स भी हैं, तो उसलिए भी मैं थोड़ा निश्चिंत थी, लेकिन वो अच्छे से सबको संभालता भी है और खुद भी अपने को संभालना जानता है। तो ये सब जो है तैयारी है उसके भविष्य की, जब हम नहीं होंगे। तो आज मैं इस मामले में निश्चिंत हूँ कि कबीर अपने को संभाल लेगा। यस, तो ये जो आपने कुछ बात कही है, आत्मनिर्भर करना, फिर उसको उसका जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ताकि वो बीमार ना पड़े। फिर एक बात आपने बहुत ही मतलब सही कहा कि वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो ये सारी जो बातें आपने कही है ना, इसी से मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत ही ये लाभदायक होंगे। तो आज कबीर जो भी कुछ कर रहा है, तो ये आपकी दूरदर्शिता का ये परिणाम है ना? तो आपने उसमें जो गुण विकसित किए, उसी की वजह से वो अपने पाठ्यक्रम को चुन पाया है। तो अगर हम इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक समाधान की ओर इशारा करता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या हम जान सकते हैं, अगर ये आप हमारे दर्शकों को बताएं? हाँ बिल्कुल मौसमी। देखिए, अगर हम पैसे के टर्म्स में बात करें तो सेविंग्स इंश्योरेंस की अलग ही वैल्यू है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। फिर आत्मनिर्भर करने के लिए जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने आपसे साझा किया ही है। इसके साथ जो है मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ मतलब आपने जरूर यही सोच के कहा होगा कि मैं और मेरे पति दोनों की दूरदर्शिता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ माँओं की बात करते हैं, पिता की बात नहीं करते। एक्चुअली जो फादर्स होते हैं, पिता होते हैं, वो जो आर्थिक मदद देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है हम माएँ बच्चे के साथ लग के जब मेहनत करते हैं तो हम दोनों के सहयोग से बच्चे का भविष्य जो है बन जाता है। और इसमें सकारात्मक सोच तो बहुत ही प्रभावी है,
क्योंकि जब सकारात्मक सोच होगी तभी जो है वो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो सेल्फ केयर भी उसी का एक हिस्सा है कि सकारात्मक सोच रहे और साथ में आप अपना ध्यान रखें, मानसिक तौर पे खुश रहें। आप जब बच्चे के साथ इतना व्यस्त हैं उसको आगे रास्ता दिखाने में, तो खुद को ना भूल जाएं और अपना भी ध्यान रखें। तो मैंने आपने जब मेरा परिचय दिया था तो बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप को भी एक फ्री टाइम देने के लिए या एक डाइवर्जन देने के लिए दिमागी तौर पे चुस्त दुरुस्त रहने के लिए जो है वो अपनाई थी, और आज वो मेरी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो डेफिनेटली एक सकारात्मक सोच और प्रयास, दूरदर्शिता, ये सभी बहुत की वर्ड्स हैं, बहुत प्रमुख शब्द हैं हम अभिभावकों की जिंदगी के। जी जी जी। तो आपका जो ये विचार है, सुविचार कह सकते हैं, तो हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो नलिनी जी, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? आपका कोई संदेश अगर हमारे श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, एज अ पेरेंट, एज अ मतलब अभिभावक के तौर पे, और अब जो मैं पेरेंटिंग कोच हूँ उसके तौर पे, मैं दो चीजें खास तौर पे, दो संदेश देना चाहती हूँ सभी अभिभावकों को। उनके बच्चे जिस भी डायग्नोसिस में हों, पहली बात एक्सेप्टेंस, कि हमें अपनाना है, बच्चे की जो भी डायग्नोसिस है वो अपनानी है। अब जैसे कि मतलब जैसे ऑटिज्म की बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज हमें करना है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और उसका जो है उसके चिन्ह जो है वो व्यवहार में, मानसिक सोच में, चॉइस में, हर चीज में दिखाई देते हैं। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब हर बच्चा अलग है। तो उसमें अगर आप अपनाएंगे नहीं, आपने एक बच्चे को देखा और फिर आप वही चीज अपने बच्चे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो पहले तो आप अपने बच्चे की डायग्नोसिस जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, अपनाइए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस यात्रा में अकेले चलना संभव नहीं। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि इस यात्रा में बहुत लोगों ने मेरी सहायता की है, वरना शायद आज कबीर जहाँ है वो वहां नहीं होता, आज मैं जहाँ हूँ मैं वहां नहीं होती। तो बहुत सारी ऑटिज्म मॉम्स ने, बहुत सारी ऐसी माएँ जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं, उन्होंने मेरी मदद की। स्पेशली जब मैं पूना में थी तो बहुत ज्यादा मेरी मदद हुई, और वही जो है सर्कल मैंने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की लखनऊ आने के बाद, और अभी भी कर रही हूँ कि जहाँ पे भी मदद हो सके। कई बार हमको सिर्फ एक कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपकी बात सुन ले, भले ही कोई सोल्यूशन, भले ही कोई सुझाव ना दे सके, लेकिन सिर्फ सुन ले। तो सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से, माता पिता से, परिवारजनों से मेरी ये मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें। जहां आपको मदद लगे आप डॉक्टर से बात करिए, और ये कम्युनिटी अब काफी एक्टिव है हमारी दिव्यांगजनों की, बच्चों की, तो उसमें आप हाथ बढ़ाएं, कोई ना कोई आपका हाथ जरूर थामेगा। जैसे कि वो पुराना गीत है, और मैं पुराने गीतों की बहुत शौकीन हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, तो उसकी लाइंस को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे को थामते हुए इस यात्रा को आगे चलने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि यात्रा उतनी भी कठिन नहीं होगी जितना हम डरते हैं पहले दिन डायग्नोसिस के समय। तो अगर मिलजुल के ये यात्रा करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, और हमारे बच्चे आगे प्रगति करेंगे। ये सोच, एक सकारात्मक सोच, बहुत जरूरी है। जी जी, आपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि माता पिता दोनों का साथ चाहिए, और सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस की बात की है, ग्रहण करें, है ना? जी, तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट और रेडियो उड़ान के संस्थापक
श्री दानिशका जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके द्वारा हमें इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने का मौका दिया गया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आपकी जागरूकता पहल और समर्पण से ऑटिज्म से जुड़े मुद्दों को समझने और समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आपने न केवल हमारे बच्चों की चुनौतियों को समझने में मदद की, बल्कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। आपका कार्य कई परिवारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इस नेक कार्य का हिस्सा बनने के अवसर के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215।